फ्री मेसन्स का शुमार अब आम यहूदियों से मुख्तलिफ ज़ायनिस्ट यहूदियों में होता है। ज़ायनिस्ट यहूदी उनको कहा जाता है जो हद से ज़्यादा रूथलेस और फैशिस्ट ख्याल परिस्थिति की हामिल हो, जिनको किसी भी बात की कोई परवाह नहीं, चाहे लाखों इंसान मार दिए जाएं, लेकिन उनका मकसद हर सूरत में पूरा किया जाए। फ्री मेसन्स इतने मजबूत और ताकतवर हो गए कि मुल्क के बादशाह और हुक्मरान तक एक मुलाजिम की हैसियत से फ्री मेसनरी के नुमाइंदे थे, जो सारे हुकूमती फैसले फ्री मेसन्स की दी गई हिदायत के मुताबिक दिया करते थे। दूसरी जगह दुनिया की नजरों से दूर फ्री मेसन्स अपने आबा व अजदाद के 1000 साल पुराने मजहबी यकीन और अपने काले अमलात और रस्म व रिवाज की पाबंदी कायम रखते थे, और यही शैतानी अमलात फ्री मेसन्स की मेंबरशिप के मुख्तलिफ लेवल्स की बुनियाद बन गए, जिनको डिग्रीज का नाम दिया गया। फ्री मेसन्स के मकासद ब्रिटिश आइल्स की हुकूमत से बढ़कर और कहीं आगे थे। आने वाले वक्तों में फ्री मेसन्स ने अपनी साजिश और चालबाजी के जरिए यूरोप और अमेरिका की तारीख के बड़े बड़े हादसात और इनकलाब अंजाम दिए, लेकिन अपनी राजदारी की महारत की वजह से आज तक तारीख की आम किताबों में इनका नाम कहीं पे भी मौजूद नहीं। मशहूर फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिका की आज़ादी की तहरीक उन वाक़यात में सहरे फहरिस्त हैं। फ्री मेसन्स ने अपने ग्लोबल डोमिनेशन की शुरुआत उसी जगह से की जहां से सदियों पहले उनके आबा व अजदाद फरार होकर आए थे। 18वीं सदी में फ्रांस की ज्यादातर आवाम गुर्बत और बेइंतहाई तंग हाली में मुब्तला थी। उसी जगह फ्रांस के शाही खानदान शाही आसाइशों से भरपूर ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। फ्री मेसन्स ने फ्रांस के माहौल और आवाम के बढ़ते हुए गुस्से का फायदा उठाया। उस जमाने के अखबारात जैसे मीडिया और बाकी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे पूरी तरह से कंट्रोल कर आवाम के नुक्ते नज़र को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक बदल दिया। उनके मुल्क के सियासतदानों को फाइनेंशियल और हर किस्म का सपोर्ट देकर अपनी आइडियोलॉजी का रिप्रेजेंटेटिव बना लिया। मुल्क में फ्री मेसोनिक लॉजेस खोलकर उसमें बड़े जनरलों और ओहदेदारों को दावत दी और उनको अपनी ज़ायनिस्ट सोच का हामी बना लिया। अब जब सियासतदान और दूसरे अहम ओहदेदार इनकी मुट्ठी में थे और पूरी आवाम इनके हक में खड़ी थी, फ्री मेसन्स अपना पहला वार करने के लिए तैयार थे। आवाम का पहाड़ जितना गुस्सा फ्रेंच शाही खानदान पर टूट पड़ा और 1793 में आवाम से भरे खुले मैदान में किंग लुई XVI का सर काट दिया गया। इसके बाद फ्री मेसन्स को लगने लगा कि अब ब्रिटेन के बाद फ्रांस पे भी उनकी हुकूमत हो गई। लेकिन एक फ्रेंच आर्मी के नेपोलियन बोनापार्ट नामी नौजवान ने फ्री मेसन्स के मंसूबे से कुछ बहुत अलग किया। उसने फ्री मेसन्स की आइडियोलॉजी पे अमल करने के बजाय अपने आप को फ्रांस का नया एम्परर डिक्लेयर कर दिया। नेपोलियन एक अरसे तक फ्री मेसन्स के लिए एक बड़ा मसला रहा, लेकिन फ्री मेसन्स की ताकत ने एक दिन नेपोलियन को भी अपने रास्ते से हटा दिया। 1815 में डच और फ्रेंच आर्मी ने बेल्जियम में नेपोलियन की आर्मी को शिकस्त देने के बाद नेपोलियन को गिरफ्तार कर लिया और फ्रांस पे भी अब फ्री मेसन्स का इख्तियार कायम हो गया। जब फ्री मेसन्स ने अमेरिका की जमीन पे अपना कदम रखा तो वहां भी उन्होंने वही तरीका आजमाया जो उन्होंने फ्रांस पे इख्तियार कायम करने के लिए आजमाया था। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका ने अपने आप को एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर किया और अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन को बनाया गया, जो खुद एक फ्री मेसन थे। अमेरिका दुनिया की पहली फ्री मेसन स्टेट बन गई और दुनिया के एक बड़े हिस्से पे फ्री मेसन्स का खुफिया इख्तियार कादिर हो गया। अवाम की सियासी और मजहबी सोच को काबू करके बदलने की सलाहियत फ्री मेसन्स की कामयाबी का सबसे बड़ा हथियार रही है, जिसमें उनके काले और शैतानी अमलात का भी बहुत बड़ा हाथ है। फ्री मेसन्स का दुनिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए एक अहम हिकमत अमली दुनिया की दौलत और इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में करना था। पूरी दुनिया में इकोनॉमी सोने और चांदी की बुनियाद पर चलती थी। हजारों साल से हर मुल्क या हर स्टेट की करेंसी सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। फ्री मेसन्स ने इसको अपने बस में करने के लिए बैंकिंग का निज़ाम दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके साथ सूद और रिबा यूरोप में आम हो गया। इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स के बाद उन्होंने पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें सोने के सिक्के बैंक में रखवा कर उसकी जगह कागज का नोट छाप कर दे दिया जाता था। यूरोप के लोगों को पेपर करेंसी एक सहूलत के तौर पर नजर आई,
لوگ سونا بینک میں رکھوا کر اس کی جگہ نوٹ لے لیا کرتے تھے اور پھر انہی نوٹوں سے ایک دوسرے سے تجارت کر لیا کرتے تھے۔ جب یہ سلسلہ عام ہو گیا اور لوگ سونے کو چھوڑ کر پیپر کرنسی کے عادی ہو گئے تو وہاں فری میسن بینکرز نے اپنی مرضی سے بنا ورتھ اور ویلیو کے نوٹ چھاپنا شروع کر دیے اور دوسری جگہ اصل دولت یعنی سونے پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ سب بڑے پیمانے پہ ہونے لگا تو 1912 میں ان سب چھوٹے فری میسن بینکرز نے مل کر ایک بڑا عالمی بینک بنایا جس کو دنیا دا فیڈرل ریزرو بینک کے نام سے جانتی ہے۔ ان ساری باتوں کا ثبوت کوئی بھی شخص امریکن کرنسی کے $1 بل پہ دیکھ سکتا ہے۔ ظاہری طور پر امریکہ کی تاریخ کا ایجپٹ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، پھر بھی ایک ایجپشن پیرامڈ اور اس کے اوپر فری میسنز کے مسیحا کا نشان دا آل سینگ آئی اس نوٹ پر موجود ہے۔ The blessed Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam declared, every prophet warned his people about the Antichrist, about Dajjal, the false Messiah. And the prophet Noah warned his people. But I say to you something that none have said before me. The Antichrist sees with one eye, his left eye. He's blind in the right eye. It looks like a bulging grape. But your Lord is not one-eyed. دنیا کے ایک بڑے حصے پہ فری میسنز کا خفیہ اختیار ہو گیا۔ اب یہ اپنے اصل اور بڑے مقاصد کی طرف قدم اٹھانے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے، وہ مقاصد جن کو فری میسنز نے دا نیو ورلڈ آرڈر کا نام دیا ہے۔ جس کا مطلب پوری دنیا میں صرف ایک حکومت ہو اور پوری دنیا میں صرف اسی حکومت کا نظام چلے اور حکومت کرنے والے زائنسٹ یہودی ہوں۔ فری میسن اپنے اس نظام کا سب سے بڑا مقابل اور دشمن اسلامی حکومتی نظام کو مانتے تھے۔ مسلمان اور ان کا اسلامی خلافت کا نظام فری میسنز کے لیے ہمیشہ سے سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑی رکاوٹ بن کر رہے ہیں۔ فری میسنز اس نظام کی مضبوطی اور کارگری سے خوب واقف تھے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یہی نظام ان کے اور جیروسلم کے بیچ میں بہت بڑی رکاوٹ بن کر آٹومن امپائر کی شکل میں کھڑا تھا۔ لیکن اس زمانے میں آٹومن امپائر بھی انہی کمزوریوں کا سامنا کر رہا تھا جن کمزوریوں کا سامنا ان سے تقریباً 100 سال پہلے مغل امپائر کر رہا تھا۔ حکمرانوں کی اسلام کی طرف لاپرواہی اور عیش و آرام کی زندگی کا شوق، اور دوسری جگہ امپائر کے الگ الگ حصوں میں بغاوتیں اور جھوٹے انقلاب اور بھٹکی ہوئی قوم کا بڑھتا غصہ، وہ سب چیزیں جس کا فری میسنز پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ یہ وہ حالات تھے جن کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کا تجربہ فری میسنز کو فرانس اور امریکہ پہ قبضہ جماتے ہوئے حاصل ہوا تھا۔ What is the Khilafah? The Khilafah is state and government in Islam. What is Islam? The definition of Islam is submission to Allah. What is submission to Allah? Submission to Allah is submission to Allah as Al-Malik. In some translations in English you find Malik as king. No. We don't want that translation tonight. We're dealing with political terminology here tonight. And so Al-Malik is the sovereign. Now that's a word you'll understand. Sovereign. Lahul Mulk. Sovereignty belongs to him. To submit to Allah is to submit to Allah as Al-Akbar. Al-Akbar is the one who has supreme authority. And so the Khilafah is a state and government
which submits to Allah's authority as supreme. Islam is to submit to Allah as Al-Hakam. Al-Hakam is the lawgiver, who not only gives the law, but his law is the supreme law. And when he makes something haram, it must be enforced as haram. And when he makes something halal, it must be enforced as halal. For a Muslim to submit to anyone else and recognize his authority as supreme is to say goodbye to Allahu Akbar.